मूवी की शुरुआत में हम लोरा ब्लैक नाम की एक फेमस जर्नलिस्ट को देखते हैं। दरअसल लोरा जो आर्टिकल्स लिखती है वो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए उसको इन आर्टिकल्स लिखने के लिए कई सारे अवार्ड भी मिले। तभी एक दिन जब लोरा अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो उसको 3 दिन का योट के ट्रिप का इनविटेशन मिलता है। दरअसल जिन्होंने लोरा के पास ये इनविटेशन भेजा है वो लोग चाहते हैं कि लोरा उनके इन 3 दिनों के योट के ट्रिप पर आर्टिकल लिखे, इसीलिए उन्होंने लोरा को इनवाइट किया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोरा बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसने एक एनजीओ के करप्शन पर आर्टिकल लिखा था और जिस लड़की ने लोरा को ये खबर दी उसको किसी ने पानी में डुबोकर जान से मार दिया। इसीलिए लोरा परेशान रहा करती थी। लेकिन अब लोरा को कुछ दिनों के लिए अपने काम से ब्रेक चाहिए था, इसलिए लोरा भी इन 3 दिनों के लिए योट के ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगले ही दिन लोरा उस लग्जूरियस योट में पहुंच जाती है जहां पर देश के अमीर अमीर लोग इस ट्रिप में शामिल हुए थे। यहाँ पर लोरा की एन के डॉक्टर से भी मुलाकात होती है, लेकिन इसी दौरान उसकी नजर अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर पड़ती है जिसका नाम है बेन मॉर्गन। बेन एक फोटोग्राफर है और वो यहाँ पर इस पूरे इवेंट को अपने कैमरा में कैप्चर करने के लिए आया था। दरअसल लोरा और बेन पहले एक साथ ही काम किया करते थे, लेकिन अब इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए लोरा उससे ज्यादा बातें नहीं करती और अपने कैबिन में चली जाती है। लोरा के साथ वाला कमरा कैबिन नंबर 10 था जिसके नाम से इस मूवी को बनाया गया है। तभी लोरा जब अपने कैबिन की बालकनी में जाती है तो वो देखती है कि कैबिन नंबर 10 की बालकनी से कुछ जली हुई सिगरेट्स उसकी बालकनी में आ गई। फिर वो उनको उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। तभी रिचर्ड सभी बोर्ड्स मेंबर को यहाँ पर आने के लिए थैंक यू कहता है। दरअसल रिचर्ड ने ही अपनी वाइफ एन के लिए ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था क्योंकि एन को एक खतरनाक कैंसर की बीमारी थी और उसकी जिंदगी में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस योट में जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे उन सभी ने कुछ न कुछ डोनेशन किया था ताकि वो सारा का सारा पैसा चैरिटी को जा सके। लेकिन एन की तबीयत खराब होने के कारण वो यहाँ पर किसी से भी मिलने नहीं आ पाती। रिचर्ड ने यहाँ पर म्यूजिशियन को भी बुलाया था जो कुछ देर सिंगिंग करने के बाद सबको एंटरटेन करने वाला था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद लोरा अपने कैबिन में वापस आ जाती है और रात की पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। फिर जब वो अपने कैबिन से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि सामने से उसका एक्स बॉयफ्रेंड बेन आ रहा है। इसलिए लोरा एक कैबिन के अंदर छुप जाती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के सामने जाना नहीं चाहती थी और ये कैबिन था कैबिन नंबर 10। इस समय यहाँ पर एक लेडी थी जिसको देखकर लोरा वहाँ से चली जाती है और सीधा पार्टी में पहुंच जाती है जहां सभी अमीर लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। इस समय यहाँ पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी और इसको भी लोरा की तरह यहाँ पर इनवाइट किया गया था। डिनर के बाद एन लोरा को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम एक बहुत अच्छी रिपोर्टर हो, मैंने भी तुम्हारे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, लेकिन अब मेरी लाइफ के कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए मैंने कुछ लिखा है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसको पढ़ो। फिर जब लोरा उसको पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि ये एन की वसीयत है जिसमें लिखा था कि एन ने अपनी सारी की सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को डोनेट कर दी है। फिर लोरा उसको कहती है कि तुम्हें अपने लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए, लेकिन एन कहती है कि जब इंसान की लाइफ का आखिरी वक्त आता है तो वो इन चीजों से हटकर सही चीजों को ज्यादा अच्छे से देख पाता है। मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी दौलत उन लोगों के काम आए जिनको सच में इसकी जरूरत है। दरअसल इस ट्रिप के खत्म होने के बाद ही एन अपनी सारी दौलत ट्रस्ट को डोनेट करने वाली थी। फिर लोरा को ये सब बताने के बाद एन उस वसीयत को एक ड्रॉअर में लॉक कर देती है और उसकी चाबी को लोरा के सामने ही बुक शेल्फ में रख देती है, जिसके बाद लोरा वहां से चली जाती है। तभी रात को जब लोरा अपने कैबिन में सो रही थी तो उसको कैबिन नंबर 10 में से कुछ लोगों के लड़ने की आवाज आती है जिसमें एक आदमी एक लेडी के ऊपर चिल्ला रहा था। फिर इन आवाजों को सुनने के लिए लोरा अपनी बालकनी में आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कैबिन नंबर 10 की बालकनी से कोई शख्स उस लड़की को समंदर में फेंक देता है और उस समय बगल वाले शीशे पर खून के धब्बे भी थे। ये सब देखकर उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। फिर वो जल्दी से बाहर जाती है और क्रू मेंबर्स को ये सब कुछ बता देती है, जिस वजह से योट को रोक दिया जाता है। फिर समुद्र में चारों तरफ खोजबीन की जाती है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिलता। फिर योट के हर एक मेंबर को काउंट किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि योट से किसको फेंका गया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि योट में सभी मेंबर्स पूरे थे। अब लोरा की वजह से सब लोग परेशान हो जाते हैं। सबको यही लगता है कि लोरा ने सोते हुए कोई सपना देख लिया होगा
और कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर लोरा बताती है कि मैंने खुद कैबिन नंबर 10 की बालकनी से किसी लड़की को नीचे गिरते हुए देखा है, लेकिन योट का कैप्टन बताता है कि कैबिन नंबर 10 की तो बुकिंग ही नहीं हुई थी और ट्रिप की शुरुआत होने से पहले भी वो कैबिन बंद ही था। फिर लोरा कहती है कि मैं उस कैबिन के अंदर गई थी, वहां पर एक लड़की थी और जब मैं अपनी बालकनी में थी तो कैबिन नंबर 10 की बालकनी से कुछ जले हुए सिगरेट्स मेरी बालकनी में भी आ गए थे, जिसको मैंने डस्टबिन के अंदर डाला था। और फिर जब वो उनको डस्टबिन को चेक करने के लिए लेकर जाती है तो उसको डस्टबिन के अंदर से वो टुकड़े नहीं मिलते। फिर लोरा समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो तय करती है कि अब मैं खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करूंगी। फिर अगली सुबह लोरा हर एक क्रू मेंबर से मिलती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन किसी को भी कैबिन नंबर 10 वाली लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद वो एन से मिलने के लिए जाती है, लेकिन आज तो एन भी उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम बाद में आकर मुझसे मिलना। फिर लोरा बेन के पास जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर फोटोग्राफी करने के लिए आए हो ना, तुमने यहाँ पर बहुत सारी फोटोज खींची होंगी, मैं उन सभी फोटोज को देखना चाहती हूँ। फिर बेन लोरा को समझाता है कि ये बहुत ही अमीर लोग हैं, तुम्हें इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वरना ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हम यहाँ पर बस 3 दिनों के लिए ही आए हैं और हमें अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन लोरा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर लोरा लैपटॉप पर उन सभी फोटोज को चेक करती है जो कि बेन ने इस योट में क्लिक की थी और उनमें से एक फोटो के अंदर उसको कैबिन नंबर 10 वाली लड़की दिख जाती है। जिसके बाद वो सभी से उस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन सभी लोगों का एक ही जवाब था कि हमने इस लड़की को इस योट में कभी भी नहीं देखा। लोरा की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, लेकिन लोरा किसी भी कीमत पर पता लगाना चाहती थी कि आखिर वो लड़की थी कौन और कहां गई। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने कैबिन में शॉवर लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी कोई शख्स बाहर से स्टॉप लिख देता है। फिर लोरा समझ जाती है कि ये वही इंसान है जो नहीं चाहता कि मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन करूं, लेकिन बाहर जाने पर उसको कोई भी नहीं मिलता। इसलिए वो क्रू मेंबर्स के पास जाती है और कहती है कि मुझे शॉवर रूम की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखनी है। फिर क्रू मेंबर उसको बताते हैं कि जब भी कोई गेस्ट शॉवर ले रहा होता है तब हम सीसीटीवी कैमरे को बंद कर देते हैं और प्राइवेट यार्ड पर यह सब कुछ करना बहुत आम बात है। अब लोरा को भी समझ में आ जाता है कि कोई तो है जो यहाँ पर साजिश कर रहा है, इसलिए वो अपने कैबिन की बालकनी में जाकर वहां से अपने जान पर खेलकर कैबिन नंबर 10 की बालकनी में चली जाती है। फिर जब वो कैबिन के अंदर जाकर शावर रूम में जाती है तो वहां पर ड्रेन में से लोरा को उसी लड़की के बाल मिलते हैं जिसको लोरा ने एक दिन पहले इसी कैबिन में देखा था। फिर लोरा उन बालों को सबूत के तौर पर अपने पास रख लेती है। फिर लोरा बेन के पास जाती है और उसको सब कुछ बता देती है कि कैसे मैं कैबिन नंबर 10 में गई और मुझे वहां पर सबूत के तौर पर उस लड़की के बाल मिले। लेकिन बेन इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता और लोरा को भी इन सब चीजों से दूर रहने के लिए ही कहता है। तभी कुछ देर बाद वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी उसके पास आती है और समझाती है कि तुम्हें इन अमीर लोगों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ये लोग तुम्हारे करियर को बर्बाद कर देंगे। लेकिन लोरा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, वो बस ये पता लगाना चाहती थी कि कैबिन नंबर 10 वाली लड़की कहां पर गई। इसलिए वो एक बार फिर से क्रू मेंबर्स के पास जाती है और उन सबको उस लड़की की फोटो दिखाती है। लोरा तो इस बात से हैरान थी कि वो लड़की इसी योट में मौजूद थी, लेकिन फिर भी उसको किसी ने भी नहीं देखा। तभी नेक्स्ट डे सुबह जब लोरा बालकनी में खड़ी थी तो उसको कोई शख्स आकर पीछे से धक्का दे देता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो स्विमिंग पूल में जाकर गिरती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से बाहर निकलती, ऊपर से कोई स्विमिंग पूल को कवर कर देता है और लोरा उसके अंदर ही फंस जाती है। अब लोरा के पास कुछ ही सेकंड की जिंदगी बची थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि स्विमिंग पूल ट्रांसपेरेंट था और यार्ड पर मौजूद कुछ लोग उसको देख लेते हैं। फिर वो जल्दी से उसको स्विमिंग पूल से बाहर निकालते हैं, जिस वजह से लोरा की जान बच जाती है। लेकिन अभी भी उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि किसी ने उसको धक्का दिया है। सबका यही मानना था कि हर रोज ये लड़की एक नई कहानी लेकर आती है और सब लोगों को परेशान करती है। अब लोरा के पास सिर्फ एक ही सबूत था और वो था उस गायब हुई लड़की के बाल। फिर लोरा अपनी कोट की जेब में उस लड़की के बालों को चेक करती है, जो कि वहां पर थे ही नहीं। इसलिए अब उसको बेन पर ही शक होने लगता है, क्योंकि उसने सिर्फ बेन को ही उन बालों के बारे में बताया था। अब लोरा का बेन पर से भी भरोसा उठ जाता है, क्योंकि उसको लगने लगा था कि बेन भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है जो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन बेन का कहना था कि मैं बस तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं मिला हुआ। फिर लोरा अपने कैबिन में वापस आ जाती है, लेकिन तभी कोई जोर जोर से उसका दरवाजा नॉक करता है।
फिर जैसे ही लोरा दरवाजा खोलती है तो उसको वहां पर एक लड़की भागते हुए नजर आती है। फिर लोरा उसका पीछा करती है, लेकिन वो लड़की यार्ड के निचले हिस्से में चली जाती है। फिर लोरा भी उसके पीछे पीछे वहीं पर आ जाती है और फिर लोरा देख लेती है कि ये तो वही लड़की है जिसको मैंने कैबिन नंबर 10 में देखा था। फिर लोरा उससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुमने ही मुझे स्विमिंग पूल के अंदर धक्का दिया था? फिर वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया, तुम मुझे ढूंढना बंद कर दो वरना वो सब तुम्हें जान से मार डालेंगे। ये बात सुनकर लोरा गुस्से में आ जाती है और उसको पकड़ लेती है, लेकिन तभी गलती से उसकी विग निकल जाती है। फिर लोरा देखती है कि ये एन है और उसको देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी एन उसको धक्का देती है, जिसके कारण उसका सिर एक पाइप से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर एन उसको वहीं पर लॉक करके बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद लोरा को होश आता है तो वो यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। फिर लोरा अपने दिमाग में बहुत सारी बातें सोचने लगती है और उसको समझ में आ जाता है कि जिस लड़की को उसने अभी देखा था दरअसल वो एन नहीं है बल्कि एन की डुप्लीकेट है, और जो असली एन थी उसको कैबिन नंबर 10 की बालकनी से नीचे फेंक दिया गया। तभी कुछ देर बाद नकली एन वापस लौट आती है। फिर लोरा उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी वजह से असली एन को मार दिया गया और मुझे लगता है कि ये सब कुछ उसका हस्बैंड रिचर्ड करवा रहा है, क्योंकि एन अपनी सारी संपत्ति डोनेट करना चाहती थी और ये बात रिचर्ड को भी पता चल गई होगी, इसलिए उसने अपनी वाइफ एन को मार दिया। फिर नकली एन बताती है कि मुझे सिर्फ एक दिन के लिए ही हायर किया गया था। रिचर्ड ने फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से फेसबुक में मुझे ढूंढा क्योंकि मेरा चेहरा एन से काफी हद तक मिलता है। बस मुझे एक दिन के लिए असली एन बनना था ताकि मैं कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर सकूं। जिसके बाद रिचर्ड ने मुझे बहुत सारे पैसे देने का वादा किया। अब मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि मैं अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहती थी, इसलिए मैं इस काम को मना नहीं कर पाई। फिर वो बताती है कि जिस रात मैं कैबिन नंबर 10 में थी तो रिचर्ड मुझसे मिलने के लिए आया था। दरअसल वो मुझे बताने के लिए आया था कि हमें पार्टी में किस तरह से दूसरों के साथ बिहेव करना है, लेकिन तभी वहां पर असली एन भी आ गई और उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया। फिर रिचर्ड डर गया कि कहीं एन बाहर जाकर सारी बात किसी और को ना बता दे, इसलिए उसने उसको धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर बाद में उसको कैबिन की बालकनी से समुंदर में फेंक दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो एन को मार डालेगा, वरना मैं उसका साथ कभी भी नहीं देती। फिर लोरा उसको बताती है कि अगर तुमने एक बार एन की प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए तो उसके बाद वो तुम्हें भी मार डालेगा। लेकिन वो लड़की जिसका नाम कैरी था पार्टी में जाने के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो डोर को लॉक करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बेन भी काफी ज्यादा टेंशन में था क्योंकि उसने पिछले कुछ घंटों से लोरा को यॉट पर देखा ही नहीं था, इसलिए बेन लोरा के कैबिन में जाना चाहता था। लेकिन तभी वहां पर एन का डॉक्टर आ जाता है और बेन को कहता है कि लोरा आराम कर रही है, पूल में गिरने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए इस वक्त तुम उसको नहीं मिल सकते। फिर जब डॉक्टर रिचर्ड के पास जाता है तो रिचर्ड उसको ऑर्डर देता है कि तुम लोरा को पूरे यॉट में ढूंढो और जहां कहीं भी वो तुम्हें मिले तुम उसको फौरन मार दो। लेकिन डॉक्टर उसको कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर ही हमेशा एन को ओवरडोज दिया करता था, जिसके कारण वो धीरे धीरे मर रही थी, लेकिन ये तो सीधा ही मर्डर है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर रिचर्ड कहता है कि मेरे पास सबूत है कि तुमने एन को ओवरडोज दी थी, अगर मैंने सबूत पुलिस के हवाले कर दिए तो तुम्हें जेल हो जाएगी, इसलिए डॉक्टर को उसकी बात माननी पड़ती है। अब कमाल की बात यह थी कि ये सारी बातें कैरी सुन लेती है। फिर वो सीधा लोरा के पास जाती है और उसको सब कुछ बता देती है। लोरा कहती है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन कैरी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और कुछ ही घंटों के बाद ये ट्रिप भी खत्म होने वाली है, इसलिए मैं दरवाजा खुला छोड़कर जा रही हूँ और तुम भी मौका देखकर यहाँ से भाग जाना। लेकिन लोरा कहती है कि रिचर्ड तुम्हें भी मार डालेगा, बस किसी भी हालत में उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन मत करना, क्योंकि जब तक तुम साइन नहीं करोगी तुम तब तक ही सेफ हो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। फिर कुछ देर बाद उनकी 3 दिन की ये जर्नी खत्म हो जाती है। फिर एक एक करके सभी लोग योट से उतरकर बोट में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन बेन को लोरा की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो बोट से उतरकर एक बार फिर से योट में आ जाता है ताकि वो यहाँ से जाने से पहले एक बार लोरा से मिल सके। तभी लोरा भी नीचे अंडरग्राउंड से निकलकर ऊपर आ जाती है। फिर वो लाइब्रेरी में जाकर उस वसीयत को हासिल कर लेती है जिसको एन सभी के सामने पढ़ने वाली थी। लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर भी आ जाता है जिसके हाथ में इंजेक्शन था। लोरा उसको देखते ही उसके इरादे समझ जाती है, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। फिर डॉक्टर और योट का कैप्टन
लोरा का पीछा करने लगते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। अब डॉक्टर लोरा को वो जहरीला इंजेक्शन देने ही वाला था कि तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और डॉक्टर को पकड़ लेता है। फिर डॉक्टर गलती से बेन को ही वो इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर लोरा मौका देकर योट से नीचे कूद जाती है, जिसके बाद वो तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाती है। फिर जब रिचर्ड डॉक्टर से लोरा के बारे में पूछता है तो डॉक्टर बताता है कि गलती से लोरा का बॉयफ्रेंड मारा गया और लोरा समंदर में कूद गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, समुद्र का पानी बहुत ही ठंडा है, मुझे लगता है कि अब तक तो वो डूबकर मर गई होगी। फिर रिचर्ड कहता है कि एक बार कैरी विल पर साइन कर दे, फिर हम उसको भी मार डालेंगे। अब वो समय आ जाता है जब कैरी को एन बनकर सभी वकीलों के सामने पेपर्स पर साइन करने थे और वो प्रेशर में आकर साइन कर देती है। यानी कि अब एन की पूरी दौलत का मालिक उसका हस्बैंड रिचर्ड बन गया है। लेकिन तभी लोरा एन के सिक्योरिटी ऑफिसर के पास जाती है, जो कि एन की बहुत ही वफादार थी। फिर लोरा उसको बताती है कि कैबिन नंबर 10 से जिस लड़की को समंदर में फेंका गया था वो कोई और नहीं बल्कि एन खुद थी, और जो एन इस वक्त तुम्हारे सामने है वो उसकी डुप्लीकेट है। फिर लोरा उसको एन का वो लेटर भी दे देती है जिसके अंदर उसकी वसीयत लिखी हुई थी, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर को अभी भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर लोरा कहती है कि मैं ये बात सबके सामने प्रूव कर सकती हूँ। फिर जैसे ही इवेंट शुरू होता है, रिचर्ड यहाँ पर आने के लिए सभी को शुक्रिया कहता है, लेकिन एन मौके पर वहाँ पर लोरा भी आ जाती है और एन की वसीयत को पढ़ना शुरू कर देती है। फिर रिचर्ड जल्दी से सिक्योरिटी वालों को बुलाता है, लेकिन कैरी जो सबके सामने एन बनी हुई थी वो कहती है कि जो भी लोरा पढ़ रही है उसको पढ़ने दिया जाए। फिर लोरा उस पूरे लेटर को पढ़कर सुनाती है जिसमें लिखा था कि एन अपनी सारी की सारी दौलत डोनेट करना चाहती है ताकि उससे जरूरतमंदों की हेल्प की जा सके। फिर रिचर्ड गुस्से में आकर सबको बता देता है कि ये असली एन नहीं है बल्कि एक बहरूपिया है, क्योंकि अब रिचर्ड को भी समझ में आ चुका था कि उसका खेल खत्म हो गया है। इसलिए वो चाकू की नोक पर कैरी को अपने साथ ले जाता है ताकि वहां से भाग सके। वो बोट के जरिए वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी दूर खड़ी एक सिक्योरिटी ऑफिसर उस पर गोली चला देती है जो कि सीधा उसके कंधे में जाकर लगती है, जिसके कारण उसके हाथ से चाकू छूट जाता है। इतने में वहां पर लोरा भी पहुंच जाती है और एक मेटल रोड उठाकर रिचर्ड के ऊपर हमला कर देती है। अब एक तो रिचर्ड पहले ही घायल था और ऊपर से रोड से धुलाई वो सहन नहीं कर पाता और मारा जाता है। अब इस तरह लोरा कैरी की भी जान बचा लेती है। अब इस घटना को कुछ महीने बीत जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि लोरा ने इस पूरे ट्रिप पर आर्टिकल लिखकर पब्लिश कर दिया है। दूसरी तरफ कैरी भी अपनी बेटी के साथ चैन से अपनी जिंदगी जी रही थी। और बात रही डॉक्टर और उसके साथी की, तो उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी का नाम था द वुमन इन कैबिन 10, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।